वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। स्टूडेंट्स, हम आपकी हिंदी की बुक क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है दो बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस बुक का इंडेक्स दिखा देती हूँ कि इस बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस बुक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए ये देखिए, सबसे पहला गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है वो है आपका दो बैलों की कथा। ओके, ये है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ। तो इसी चैप्टर को हम कवर करेंगे। अगर आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो बुक डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको लाइव सेशन में बताया था, लेकिन स्टिल आपके पास इस चैप्टर की पीडीएफ नहीं है तो इस चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं और साथ के साथ मेरे साथ तो आप पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। चैप्टर है हमारा, सबसे पहले जैसे कि हमने बताया आपको कि ये जो चैप्टर है ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हम प्रेमचंद जी के बारे में देख लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। अभाव में मतलब कि उनके घर में इतने ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं थी, मतलब हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन असहयोग आंदोलन में जब उन्होंने भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। पता है, इतनी अच्छी कहानियां होती हैं इनकी, इतने सोसाइटी का जो सच्चा रूप होता है इनकी कहानियों में देखने को मिलता है और इतने अच्छे तरीके से लिखते हैं ये। कभी जब थोड़े बड़े हो जाओगे, जब आप इनके उपन्यास पढ़ोगे तो पढ़ के लाइफ के सच्चाई का आपको पता लगेगा, रूबरू होगी। ठीक है ना। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करम भूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। अब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो उपन्यास के नाम लिखिए प्रेमचंद जी के। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि उनकी जो लेखन होता है उनका, वो बहुत ही ज्यादा करीब होता है समाज से, तो उसी के माध्यम से वो सामाजिक परिवर्तन लाने की कोशिश करते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। यानी कि उन्होंने वो एक्सप्रेस किया हुआ है अपनी कथाओं में। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों की भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। तो जैसे कि हमारा चैप्टर है दो बैलों की कथा, तो वो जिस तरीके से उनका विवरण करेंगे, दो बैलों को जो वो विवरण करेंगे कि वो किस किस सिचुएशन से गुजरते हैं, क्या क्या वो फेस करते हैं अपनी आजादी के लिए, वापस अपने घर आने के लिए, ये आप चैप्टर में खुद ही देख लेंगे। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुखता है। अब आपसे अगर क्वेश्चन आए कि प्रेमचंद के लेखन की प्रमुखता क्या है, क्या है? सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं विशेषता। उनकी भाषा सरल, सजीव व मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक परिचित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। चलिए अब दो बैलों की कथा के बारे में जानते हैं कि पूरा दो बैलों की कथा में होने वाला क्या है और जो लेखक हैं वो उस कथा के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशु के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार प्रोक्ष रूप से, प्रोक्ष मतलब इनडायरेक्टली, ठीक है, यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावनाओं से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं अपनी कहानी को शुरू। ओके, दो बैलों की कथा
चैप्टर आपका है फर्स्ट, कौन सी बुक का? क्षितिज का। तो चलो, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहनशीलता ने उसे यह पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, मतलब शेरनी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, जब वो ब्याई हुई थी, अनायास मतलब अचानक से। कुत्ता भी बहुत ही गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी भी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। तो देख, यहाँ पे देखो कि किस तरीके से जो एक जानवर है उसका वर्णन कर रहे हैं लेखक, है ना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डालो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैशाख में चाहे एक आध बार कुलैल कर लेता है, वैशाख में थोड़ा खुश रहता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दिशा में उसे बदलते नहीं देखा है। ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं, अब ऋषि मुनियों का काम क्या होता है? मोह माया से दूर चले जाना, है ना। उनके लिए सुख क्या है, दुख क्या है, वो मायने नहीं रखता है। तो गधे में तो ये वाली क्वालिटी ऑलरेडी प्रकाष्ठा पे है। ठीक है, ऑलरेडी वो उसमें वो क्वालिटी है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है किसी चीज से। तो यहीं पे कहा गया है ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। वो कह रहे हैं कि मतलब इतने गुण हैं और उनका अनादर किया जा रहा है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि शायद दुनिया में सीधापन जो है, मतलब लोगों को सुटेबल है ही नहीं। तो अब आगे बताएंगे। जैसे देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं। कुसमय मतलब बुरे समय के लिए बचा के रखते हैं। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। ठीक है, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम गधा है, और वह बैल है। और हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? 2 बैलों की कथा। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि बैल का स्थान गधे से नीचा क्यों है? तो आप बता सकते हैं, कभी कभी उसे गुस्सा आता है, कभी कभी वो अड़ियल हो जाता है। ठीक है, कभी कभी अपना असंतोष प्रकट करता है, लेकिन गधा तो ऐसा करता नहीं है ना। अब कहानी होती है शुरू, क्योंकि यहाँ से हमारे कैरेक्टर आना स्टार्ट हो जाते हैं। झुर्री काची के पास 2 बैल थे, एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। ठीक है, झुर्री काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पाछी जाति के थे। कौन सी जाति के थे? पाछी जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। आमने सामने किसमें? दोनों बैलों में आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते, विचारों का आदान प्रदान करते। भाई उनकी भाषा थी, साथ बैठे हैं, हम तो समझ नहीं सकते हैं, बट लेखक हैं तो अपनी भाषा, अपनी चीजों को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि उनमें किस गुप्त शक्ति की बात की जा रही है। दोनों एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं, उस गुप्त शक्ति की यहाँ पे बात हो रही है जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, मतलब लड़ने के नाते से नहीं, केवल ऐसे ही आप होता है ना, अपने अपने फ्रेंड से ऐसे ही लड़ने लग जाओ मस्ती मस्ती में, विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है।
इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है ना, ऐसा ही होता है ना, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अब आप आगे इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो दोनों बैलों का बड़ा ही एक तरीके से बैलेंस दिखाया जाएगा। दोनों मिलजुल के आगे अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं। किस तरीके से जो झुर्री है वो उनको अपने साले के घर भेजता है, फिर वो अपने साले के घर से वापस आते हैं, फिर वो उसको वापस लेके जाता है, फिर वहाँ पे जिस तरीके से उनसे व्यवहार होता है उससे वो बच के किस तरीके से निकलते हैं और किस तरीके से वो वापस अपने घर पर पहुँचते हैं। तो ये सारा स्टोरी में बताया हुआ है। ठीक है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते थे और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। देखा ना क्या बैलेंस है। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, यानी कि बैलों को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यूं बेचे जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झुर्री के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया था। ठीक है, दांतों पसीना आ गया था। पीछे से हाँकते दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुक्कारते। ऐसा करते हैं पशु, जब वो नहीं कोई काम करना चाहते हैं तो ऐसा वो वहीं पर अपने पैरों को गाड़ लेते हैं। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो छुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठाई। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो काम ले लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चार की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? तो यहाँ पे प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि अगर उनके पास जबान होती, अगर वो बोल सकते तो ये सब क्वेश्चन वो किससे पूछते? झुरी से पूछते। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो यानी कि एक इस तरीके की वो खोर बोलते हैं हमारे हरियाणा में, तो एक ऐसे चारा की एक खोर सी होती है, उसमें चारा डाल दिया जाता है पशुओं का, और यहाँ पे उनका खूंटा होता है, उन पे बांध दिया जाता है, तो वो उसमें अपना खाना खाते रहते हैं। ठीक है। तो एक दो मुंह उसमें न डाला, मतलब पहुंच गए थे उसके साले के घर तो उन्होंने खाना नहीं खाया क्योंकि उनका दिल भारी था, वो खुश नहीं थे। ऐसा पशु करते हैं नॉर्मली। जब भी एक गाय या भैंस को भी बेचा जाता है तो डेफिनेटली जो लेकर जाता है, क्योंकि मैं गांव से ही हूँ, आप लोगों को मालूम ही है, तो जब उनको बेचा जाता है ना तो तब जो मालिक होता है वो पूछता है कि खाना खाया कि नहीं खाया, चारा खाया कि नहीं खा रहा, ये सब चीज़ें भी पूछी जाती है। बट उनको तो अभी फिलहाल परमानेंट के लिए नहीं, वैसे ही दिया जाता है इनको तो। ठीक है। तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखियों से देखा। कनखियों से देखना मतलब ऐसे करके देखना। ठीक है। लाइक ऐसे मतलब सीधा नहीं देखना, किसी को पता ना लगे, और इस तरीके से देखना। और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर पगे तुड़ा लिए और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, मतलब जो जोड़े थे काफी मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में से इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की ही गर्दन में आधा आधा ग्राम लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह महज स्नेह है। होता है ना ऐसा कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे साथ कुछ ऐसा कर दे, मतलब हम गुस्सा भी होते हैं बट एक प्यार वाला भाव भी हमेशा रहता है, मतलब प्यार वाला गुस्सा होता है। तो सेम जो है वो दोनों बैलों की आंखों में झलक रहा था। झुरी बैल को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगाया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना जो थी अभूतपूर्व थी। ठीक है। और महत्वपूर्ण भी थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चाकर और कोई भूसी। ठीक है। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास में होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ।
झुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। अब भाई उसके भाई से बैल भाग आए हैं तो डेफिनेटली उसको गुस्सा आने ही वाला है। तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झुरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिला पिला कर रखते हैं। देखो भाई, जानवरों को कौन रखता है पानी पिला के? ठीक है। कई लोग होते हैं निर्दयी इस तरीके के जो जानवरों से काम ले लेते हैं, लेकिन उनको उनका प्रॉपर डाइट, उनका प्रॉपर खाना नहीं देते हैं। झुरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा होता है, मतलब मेरी मम्मी और पापा के केस में देखा जाए तो पापा ज्यादा ध्यान रखते थे, मतलब सारा काम मम्मी करती थी लेकिन पापा ज्यादा ध्यान रखते थे, मतलब एक्स्ट्रा जो वो होता है ना, ब्रेड के ऊपर क्रीम वाला काम जो है वो पापा करते थे जानवरों के लिए। स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते हैं। तो यहाँ पे जो झूरी की वाइफ होती है वो कहती है कि भाई क्योंकि वो वहां से इसलिए भाग आए हैं क्योंकि वो लोग बैलों को मतलब चढ़ा कर नहीं रखते हैं, जैसे तुम लोग सहला रहे हो वो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवाय कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद दे दी गई, जो मजदूर जो वहां पर काम करता था, ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जब तूड़ा डाला जाता है ना तो उसमें क्या होता है कि जो पशु होते हैं वो बहुत खुश होकर खाते हैं। अगर 2-3 मुट्ठी जो आटा होता है उसको चून बोलते हैं, मतलब हरियाणा में चून बोलते हैं, तो आटे को अगर उसमें मिला दिया जाए तो वो बहुत खुश होकर खाने लगते हैं। ठीक है। मालकिन मुझे मार ही डालेगी। खल क्या होती है? जब सरसों होती है ना, सरसों में से तेल निकाला जाता है, तो जब तेल का जो बाय प्रोडक्ट होता है, एक खल बनती है उससे। ठीक है। तो वो भिगो देते हैं और उसमें जब तूड़ा भिगोया जाता है तो पशुओं को थोड़ी टेस्टी लगती है। ठीक है। मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चूरा डाला, चुरा कर डाला। तो ये कहते हैं, मतलब झुरी कह रहा है अपने नौकर को, तो वो कह रहा है कि भाई मैं तो नहीं जा रहा, मालकिन मुझे मार डालेगी और आप भी फिर उन्हीं की साइड में हो जाओगे। नहीं दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी हो कहोगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन झुर्री का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी, मोती कौन है? हीरा और मोती दोनों बैलों के नाम है। ठीक है। सड़क की खाई में गिराना चाहा। मोती जो था ना थोड़ा शरारती था, गुस्से वाला था। हीरा था वो सहनशील था। हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, मतलब अपनों को तो दे रहा है लेकिन उनको नहीं दे रहा है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ। झुरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी। आहत सम्मान की व्याथा तो थी ही, पर उस पर मिला सूखा भूसा। अपमान भी हो रहा है, खाने को भी नहीं मिल रहा है। नाद की तरफ आंखें तक ने उठाई। दूसरा दिन गया, ने बैलों को हल में जोता। फिर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। तो बैल जो जोत रहा था उसको हल में, तो ये लोग पैर नहीं उठा रहे थे। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। ठीक है। तो हीरा तो सहनशील है, तो मोती का को गुस्सा जो है काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ही न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। ठीक है। तो मोती को हीरा जो है ना मूक भाषा में ही, मतलब लेखक का अपना अंदाज है लिखने का। तो हीरा जो है वो मोती को समझाता रहता है कि भाई ऐसा मत कर, कुछ फायदा नहीं है भागने का। तो मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर रह गया।
उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही सही है। मतलब जो लोग उसके साथ आए थे पकड़ने के लिए, उनको भी समझ में आ गया, पता लग जाता है पशु जब गुस्से में होता है तो। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। तो आपसे पूछा जाएगा लड़की किसकी थी? लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी कि भाई ये भी बेचारे पीटे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है। तो वो एक एक मतलब डेवलप हो जाता है वैसे वाला रिलेशनशिप, आत्म एक प्यार वाला, ठीक है ना। और दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि बैलों की बात जो है प्रेमचंद जी कैसे सुन रहे हैं। यही तो अंदाज होता है कवियों का, जो किसी भी चीज को किसी भी तरीके से मोड़ देते हैं और वो चीजों को इतना बारीकी से देखते हैं, है ना। अपने आप ही विचार आने लगते हैं। और यही होती है हिंदी के लेखन की, किसी भी लैंग्वेज में जब चीजें लिखी जाती हैं, स्टोरी लिखी जाती हैं, तो वो भावनाएं भी साथ में क्रिएट होती रहती हैं। ठीक है। लेकिन जानते हो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसकी लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चला मना है, यह है भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ। तो जब वो कहता है कि एक आधे को सींग पर उठाकर फेंक दूं, तो वो कहता है नहीं, मुश्किल से तो इस बेचारी की पाई अनाथ हो जाएगी। ठीक है। फिर वो कहता है औरत को मारूं, तो वो कहता है कि औरत को तो हमारी जात पे हम हाथ नहीं उठाते। ठीक है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, फिर तुड़ाकर भाग चलते हैं। तो वह कहता है चलो ये मैं स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। फिर पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए, बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इस पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो उनकी ये व्यथा भी शांत हो जाती है। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना है। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह हम भूल चुके हैं। अब लोगों को, उनको पता तो था नहीं कि जिस राह से आए थे, क्योंकि वो तो अपने आप को बचाने के लिए किसी और ही राह में निकल पड़े थे। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दें। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वे खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। मोती था ही समझदार, है ना। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ने जाने से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही है।
दोनों घबरा जाते हैं। तो इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा। कह रहा है कि वो काफी मोटा है तो उसको तो घमंड होगा कि मैं तो इनको मार गिराऊंगा, मैं क्यों सुनूंगा। तो जानवर कई बार लड़ने लगते हैं। तो भाग क्यों नहीं चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रेक देता हूं, तुम पीछे से रेक दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रख दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर न देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट से सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिर तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भाग गया और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ने चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी, आप लोगों को ये पता है ना कि जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो चैप्टर की शुरुआत में मैंने कहा था कि यहाँ पर हमारी जो आज़ादी का संघर्ष था उसको रिप्रेजेंट किया गया है इन बैलों की आज़ादी को लेके। ठीक है, तो चलो अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत भी था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहता पर उसने एक ने सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमियां लाठी लिए दौड़ पड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, मतलब वो सींचे हुए खेत में था तो उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होशी में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। मतलब वहां पे कम से कम सूखा भूसा तो मिलता था, यहाँ पे एक तिनका भी उनको नहीं मिल रहा है। समझ में न आता था कि ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसे थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई देता। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुआ जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न है हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इस बूते अब अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसको क्या होता है, साहस पड़ गया। उसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होशी का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आया। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। तो वो कहता है, कम से कम मैंने कोशिश तो की। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधर पड़ जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2 4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो वो बाकी पशुओं की भी सोच रहा था। थोड़ा था, एक कह सकते हो कि काफी शरारती और कह सकते काफी हिम्मत वाला था। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई।
उससे दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। अब तो उनको लग रहा था कि भाई ये पहले वैसे ही लगा हुआ है, अपना पागल है, लगा हुआ है, लेकिन जब दिखता है कि हाँ कुछ रिजल्ट आता है तो सब मतलब उत्सुक हो जाते हैं कि चलो अब हमें भी भागने का मौका मिलेगा। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के तो खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भागे जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या आज है, अभी तो भागने का अवसर है, हम तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। ठीक है। फिर आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों के एक साथ रह रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई है, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मारकर बाड़े के बाहर निकाला, तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सारे जानवर भाग चुके हैं तो डेफिनेटली जब आ रहे होंगे वो देखने के लिए तो होश तो उड़ ही गए होंगे। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी सी रस्सी से बांध दिया गया। अब चलते हैं आगे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखाया दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकल गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? ठीक है। तो सहसा एक दड़ियल सा आदमी आता है जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगता है। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया कि भाई अब तो हम गए काम से, अब तो और भी निर्दयी मालिक के पास जाने वाले। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्होंने उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती है? ध्यान रहे इस चैप्टर के साथ साथ आपका कि ये चैप्टर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ने बचाएंगे? ये आदमी झुर्री चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में हरे हरे जो घास होते हैं उसमें चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था उनका। पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं है उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव से मिलने लगे। प्रतीक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तो उन्हें पहचान हो जाती है कि भाई ये वही रास्ता है। ऐसा होता है जानवरों के साथ, ठीक है, वो पहचान लेते हैं उस राह को। ये तो सच्चाई ही है कि पहचान लेते हैं, वो जिस घर से बेचे जाते हैं उस घर में वापस आ जाते हैं। मोती ने कहा, हमारा घर निगच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बच्चों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ आए। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आया। झुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा आया और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ छाट रहा था,
दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। छुरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलामी ले आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुरा लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़िया झल्लाकर बैलों की जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे कि किस तरीके से वो लोग वापस आ गए हैं और अपने मालिक का भी बचाव कर रहे हैं, और वो वहां से जाने को तैयार नहीं है। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमार न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान का कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। तो यहाँ पे इंडियंस की बात की जा रही है। अब जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहलाता रहा और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मालकिन होती है, फर्स्ट टाइम में तो वो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन सेकंड टाइम में उसको भी ये लगता है कि भाई ये मेरे बैल हैं और वहां से भी चले गए हैं, तो एक रियलाइजेशन होता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेमचंद जी ने ये जो स्टोरी है ये लिखी है, ये कहानी लिखी है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, और उसके बाद हम, अगर आप लोगों को लगता है कि इसके क्वेश्चन आंसर्स मुझे करवाने की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काजी होसी में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो आप मुझे बताएंगे, अगर आपको करना है तो फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे बस इतना ही है, काफी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य किसी बात पर जोर देने के लिए किए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं, जब जिनका यूज हम क्या करते हैं, किसी बात को जोर देने के लिए करते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। अगर आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी चाहिए है तो आप मुझे बताएंगे, और आप लोगों को स्टोरी कैसे लगी है ये भी मुझे ज़रूर बताएंगे। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है, एंड आई होप सो कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक पता है। अगर नहीं पता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, क्योंकि जो भी चैप्टर डलता है या फिर कोई भी आने वाली वीडियो होती है तो मैं ज़रूर टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करती हूँ आप लोगों को। जूम एजुकेशन लाइव, जिस पे हम ये चैप्टर डाल रहे हैं, उस पे हम लाइव क्लासेस लेते हैं आपकी मैथ, साइंस, एसएसटी की। ओके, हिंदी इंग्लिश की बाद में लेंगे जब थोड़ा थोड़ा हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आई होप सो स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि फर्दर हिंदी के चैप्टर में आपके साथ ऐसे ही बैठ के रीड करूं तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा, और मेन चीज़ ये कि आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट कैसा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो भाव होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से प्रकट किया जाता है। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।